नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कश्मीर में अलगाववादियों के फैलाए जहर की चपेट में आकर बीती रात एक देशभक्त डीएसपी को पीट पीट कर मार डाला गया। डीएसपी की हत्या उसी मस्जिद के बाहर की गई जहां मीरवाइज उमर फारूक ने सैकड़ों समर्थकों के बीच मजहबी तकरीर की थी। डीएसपी के हत्यारों में वही लोग हैं जिन्हें कश्मीर के अलगाववादियों ने बरगलाया है। ये आंसू एक कश्मीरी अफसर की मौत के हैं जिन्हें चंद कश्मीरियों ने सुला दिया। जिन लोगों की सुरक्षा का डीएसपी अयूब पंडित पर जिम्मा था, वही लोग जल्लादी कर बैठे, या यूं कहें कि देश से गद्दारी कर बैठे। जम्मू कश्मीर के उस नौजवान पुलिस अफसर को उस जमात ने अकाल मौत दी है जिनकी सोच और नजरों पर पाकिस्तान परस्ती का पर्दा चढ़ा। गुरुवार की आधी रात को श्रीनगर की जामिया मस्जिद में डीएसपी अयूब को कितनी निर्दयता से मारा गया, वो आप इन धुंधली तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें बेशक साफ नहीं है, लेकिन एक पुलिस अफसर की मौत किन हालात में हुई ये पूरी तरह साफ है। जिस मस्जिद में जम्मू कश्मीर के डीएसपी को पीट पीट कर मार डाला गया, उसी मस्जिद में मीरवाइज उमर फारूक की मजलिस चल रही थी। पाकिस्तान से मीरवाइज की मोहब्बत छिपी नहीं है। उनके दिलो दिमाग में भारत विरोध का जहर किस हद तक उबलता है, ये भी किसी से छिपा नहीं। इसीलिए एक पुलिस अफसर की हत्या के पीछे अलगाववादी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मीरवाइज तो आते हैं वहाँ, लेकिन बहुत सारे हजारों लोग वहाँ कल एक बहुत पवित्र दिन था जहाँ लोग आफरिंग करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी लगाई जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हीं में से कुछ लोगों ने जो डीएसपी साहब उनकी हिफाजत के लिए थे, उन्हीं को मार डाला। डीसीपी अयूब की हत्या सबूत है कि कश्मीर में अशांति हर दिन के साथ गहरी हो रही है। कश्मीरियों के हाथों एक कश्मीरी अफसर की मौत से साफ है कि अब पानी सिर से ऊपर बह रहा है। जिस वक्त जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। I mean, our police is one of the best police force in the country. They are showing maximum respect because they feel they are dealing with their own people. पर how long, कब तक ऐसे चलेगा? डीसीपी अयूब की हत्या को आम लॉ एंड ऑर्डर का केस समझकर नजरअंदाज करना भूल साबित हो सकती है। ये उस जहर का खौफनाक अंजाम है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान और उसके पिट्ठू अलगाववादी और आतंकवादी घाटी में फैला रहे हैं। इस जहर को फैलने से रोकना होगा। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हर ऐसी घटना अंदर से देश को झकझोर देती है, लेकिन हम क्या सिर्फ एक ऐसे देश बन गए हैं जो गरजते हैं इन पर, लेकिन इन गद्दारों पर बरसते नहीं हैं? आज यही सवाल होगा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। इंजीनियर राशि जो कि एमएलए हैं जम्मू कश्मीर के, वो जुड़ गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। शबनम लोन एक्टिविस्ट और लॉयर जो कि बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुलदीप खोड़ा फॉर्मर डीजी जम्मू कश्मीर के हमारे साथ जुड़ेंगे। संबित पात्रा जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है। ये तस्वीर पूरे देश को आज झकझोर रही है। पहले जिस तरह से कपड़े हटाए गए और उसके बाद से लिंचिंग करके, पत्थरबाजी करके एक डीएसपी को मार गिराया गया, ये मीरवाइज उमर फारूक की तस्वीर भी हम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये साहब तकरीर कर रहे थे वहां पर, अब भागते फिर रहे हैं और देश को बता रहे हैं कि मैं उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। मौजूद नहीं भी थे, उसके बाद भी आए थे, कुछ नहीं किया। पुलिस साफ साफ बता नहीं रही है। आखिर उनको जानकारी होगी कि इस मस्जिद में किस वक्त वो आया और किस वक्त वहां से गया। इन्हीं सवालों के बीच सवाल आपसे है कि क्या एक बार फिर आज हम शोक जाहिर करेंगे, अफसोस जाहिर करेंगे, महबूबा मुफ्ती की तरह गुस्सा भी पल भर का दिखाएंगे, लेकिन गरजेंगे, बरसेंगे नहीं? आखिर कब इनकी सुरक्षा, इन पर खर्च किए जाने वाला पैसा हिंदुस्तान रोकेगा? संबित पात्रा जी। देश की पीड़ा है। देखिए अंजना जी, आपका ये प्रश्न कि आखिर ये सब बंद कैसा होगा और ये हम सिर्फ गरजते रहेंगे और डिबेट ही करते रहेंगे क्या? अंजना जी, किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए पहले सच्चाई से सर उठा के सत्य को कहना होगा, कबूलना होगा। ये सच्चाई है मस्जिद के बाहर एक पवित्र रात की, जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कहीं न कहीं उनको भड़काया गया मस्जिद के अंदर, जिस प्रकार हमने देखा अभी कि उनको अलगाववादी भड़का रहे थे। ये रेडिकलाइजेशन है।
ये इस्लाम का वो खतरनाक चेहरा है जो आज पूरे विश्व में रेडिकल इस्लाम के रूप में, वहाबिज्म के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे में कई लोग जो सेक्युलरिज्म के नाम पे इसे ढकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि नहीं आप रेडिकल इस्लाम की बात मत करिए। मुझे लगता है आज वो दिन आ गया है। कश्मीर में जिस प्रकार के माहौल, सबसे बढ़िया पुलिस फोर्स कश्मीर की है, ये महबूबा जी ने कहा है। महबूबा जी ने यह भी कहा कि अगर शबर का बांध टूट जाएगा पुलिस का तो फिर आप देख लीजिएगा क्या होगा, कोई रोक नहीं सकता है। आज आवश्यकता है वहाबिज्म को समाप्त करने की और इस्लाम के नाम पर जो जिहाद कश्मीर में पनप रहा है उसको डायरेक्टली अटैक करने की, उसके खिलाफ डायरेक्टली। शबनम लोन जी, क्या आज भी आप बोलेंगे कि ये बरगलाए हुए बच्चे हैं, या आज कहेंगे कि ये हत्यारे हैं, खूंखार हुए ऐसे हत्यारे जो एक अंधे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके लिए ये किसी को इतनी बेरहमी से मारते हैं? या आज भी आपकी नजरों में ये बरगलाए हुए बच्चे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे लैलतुल कद्र, हमारी सबसे पाक साफ शफाफ रात, और हमारे कश्मीर में ऐसा खून का तांडव हमने देखा है। मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, महबूबा मुफ्ती ने तो कुछ करना है नहीं। देखिए, इन हथियारों को पकड़ लें। दो को क्यों पकड़ा है? आपके पास सारा कैमरा है। इन सारे लड़कों को पकड़ लें और इनको सजाई मौत होनी चाहिए। हमारे कश्मीर का ये कल्चर नहीं है, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सारे कश्मीर को मैं कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि ये इस चीज को रोके। ये दरिंदे जिन्होंने अयूब की हत्या की है, इन्होंने हमारे कश्मीर की हत्या की है, इन्होंने हमारे कल्चर की हत्या की है। नहीं शबनम जी, मैं आपसे शबनम जी कहना चाहूंगी, शबनम जी चीफ मिनिस्टर के मुंह से ये नहीं सुना जो मैंने कहा। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हथियारों को सजा देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उनको पकड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा मैं 10 लाख रुपया दूंगा पुलिस को, मगर ये नहीं कहा कि हथियारों को सजा दो। आपके पास कैमरा पे शबनम जी हथियारों की तस्वीरें हैं और मैं मीरवाइज से अपील करना चाहूंगी कि आप उस मस्जिद के हेड हैं, इमाम हैं और आप वहां के प्रीस्ट हैं, आपको खुद पुलिस के पास जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं जानती हूं आपके पास साधन है, मैं जानती हूं कि आपके लोग जानते हैं कि वो लोग कौन थे। और आप खुदा के वास्ते मीरवाइज साहब, मैं बहन हूं आपकी, मेरी बात सुनिए और खुद जाइए। जिसकी आंखों के सामने हत्या हुआ उसकी बहन बनने में आपको गौरव क्यों महसूस हो रहा है? नहीं शबनम लोन जी, एक सेकंड मैम, हो सकते हैं। नहीं मीरवाइज जो भी नहीं मीरवाइज उमर फारूक की बहन होने में इतना फख्र क्यों हो रहा है आपको? शबनम लोन जी, मीरवाइज उमर फारूक की बहन अपने आप को बताने में फख्र क्यों हो रहा है? जिस शख्स की मस्जिद में, अरे सर वहीं पे तकरीर की, अरे बहन बताने की क्या जरूरत है मैम? बहन बताने की क्या जरूरत है? मुझे ये बताइए, खुद से नजरें मिलाने में शर्मिंदगी होती है कि नहीं? नहीं, इन पत्थरबाजों को क्यों डिफेंड करती रही मैम? क्या आप ऐसी विभत्स घटना का इंतजार कर रही थी? संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। क्यों नहीं पकड़ रहे उन लड़कों? संबित पात्रा जी, उनको पकड़ लीजिए, सब लड़कों को, आप सब लड़कों को पकड़ लीजिए। संबित पात्रा जी, कि आज शबनम जी के सामने कोई उपाय नहीं, इसलिए वो कह रही है सब लड़कों को पकड़ लीजिए और उनको फांसी भी चढ़ा दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार इन दरिंदों ने किया है उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। मगर मैं आज कोरे कागज में लिख के देने को तैयार हूँ, ये पकड़े भी जाएंगे और जब पकड़े जाएंगे और इनको फांसी होगी तब शबनम जी जैसे लोग ही आके कहेंगे ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ युद्ध है, ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ये कश्मीर में निहत्थे बच्चों के ऊपर आक्रमण है। ये डबल स्पीक अब नहीं चलेगा। जब हमारे आर्मी के चीफ ने कहा था कि वी विल गो हेल्टर स्केल्टर आफ्टर देम, अभी 2 महीने पहले आर्मी चीफ ने कहा था ना कि हम एक एक को बख्शेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबके पीछे जाएंगे, तो यही लोग आर्मी के चीफ के खिलाफ बोल रहे थे। और हमारे राजनीतिक पार्टी में ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे हैं।
तो आप बताइए, जब आर्मी के चीफ कहते हैं कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा, तब यही लोग बोलते हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप कश्मीरियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि आज ये डबल स्पीक कर रहे हैं, दोहरा मापदंड दिखा रहे हैं। और आप ये बताइए, मीरवाइज की बहन बनने की क्या आवश्यकता है? ये मीरवाइज की बहन बनने की क्या आवश्यकता है? आप मीरवाइज को भाई क्यों बना रहे हैं? ऐसा दरिंदा आपका भाई क्यों हो? आप बोलिए वो मेरा भाई नहीं है, वो दरिंदा है। आप बोलिए वो दरिंदा है, वो हत्यारा है, वो आतंकवादी है, मगर आप बोल रही हैं कि वो मेरा भाई है, मैं उसकी बहन है। सुनिए, क्यों आपका बहन? आप उसकी बहन क्यों बनना चाहती हैं? ऐसे दरिंदों का बहन। मैं अपने भाई से कह रही हूँ कि खुद पुलिस में जाओ, खुद उनको मदद करो, आइडेंटिफाई करो। मैं आपको बताऊं, अरे पुलिस घसीट के लेगी उस दरिंदे को, चिंता मत करिए। उनके घर पुलिस नहीं, पुलिस उस दरिंदे को घसीट कर लेगी। अपील और हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। मेरे वालिद को भी इसी तरह से इन्हीं दरिंदों ने मारा था, आपने उनको नहीं दिया इंसाफ। क्या बोल रहे हैं आप? मैं रोज कहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं, उसके बाद मैंने आपके वालिद के साथ ये होने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है, तो आंखें कैसे खुलेंगी आप बताइए? इतना कुछ होने के बाद भी आप जैसे लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। आज भी आप जाकिर मूसा को और बुरहान वानी को आतंकवादी बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो गलती किसकी है? आज आप इस शो में बोलिए बुरहान वानी और जाकिर मूसा आतंकवादी है, बोलिए आतंकवादी है। आप बोलिए बुरहान वानी आतंकवादी है, आप बोलेंगी नहीं मैडम? मैडम आप नहीं बोलेंगे अभी तक। मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं आपसे अपील करता हूं कि आज तक के इस शो में आप ये मान जाइए कि बुरहान वानी आतंकवादी है। जब तक आप जैसी पढ़ी लिखी लोग, आप जैसे पढ़े लिखे लोग बुरहान वानी को प्रोटेक्शन देंगे, जाकिर मूसा को बचाएंगे, उनको आतंकवादी नहीं कहेंगे, तब तक इसी प्रकार का दरिंदगी की नंगा नाच कश्मीर में होता रहेगा। आज मौका मिला है, प्रायश्चित करिए शबनम लोन, और बुरहान वानी को आतंकवादी घोषित करके जाइए। अगर हिम्मत है तो बुरहान वानी को घोषित करिए आतंकवादी है। आप जानबूझ के इनको नहीं, बुरहान वानी को हमने छोड़ा है कि आपने बनाया है? बुरहान वानी जैसे लोगों को आपने बनाया है, जिहाद के नाम पे बनाया है, रेडिकल इस्लाम के नाम पे बनाया है, वहाबिज्म के नाम पे बनाया है। इनको गिरफ्तार। अंजना मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनमें अगर हिम्मत है तो आज शबनम लोन और इंजीनियर रशीद बुरहान वानी को आतंकवादी कह दे। बुरहान वानी आतंकवादी था, मैं ये चैलेंज करता हूं। ये सिर्फ नकली आंसू बहाते हैं, ये आतंकवादियों को आतंकवादी कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। इंजीनियर राशिद, बताइए वो आतंकवादी है, आज बोल के दिखाइए। आज आप और इंजीनियर रशीद दोनों बोलिए बुरहान वानी आतंकवादी था, उसको हिंदुस्तान की सरकार ने मारा, ठीक किया। इंजीनियर राशिद, आप बोलिए जम्मू कश्मीर चिल्ला रही है जनता यहाँ पे। आगे लिए चलते, प्रियंका जी के पास भी मुझे जाना है। एक सेकंड इंजीनियर राशिद जी, पहले आप अगर चुप रहेंगे ना तब हम कुछ बोल पाएंगे। एक सेकंड इंजीनियर राशिद, अगर आप खामोश रहेंगे मैं कुछ अर्ज करूं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बैठते हैं, आपकी कश्मीर की बहन बोल रही है इंजीनियर राशिद। जरा ये बताइए कि आज डीएसपी के लिए आपके आंसू बह रहे हैं या आज भी आपको बुरहान वानी हीरो ही दिख रहा है? अगर कुछ कहने देंगे तो हम बता देंगे, अगर सुनना है तो सुन लीजिए मेहरबानी करके। इस वक्त ये तानेबाजी का वक्त नहीं है, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है, मेहरबानी करके बात करने दीजिए। ये शबनम जी एक मिनट रुकिए ना मेहरबानी करके प्लीज, मुझे आपसे भी कुछ जरूरी बात कहनी है आज। पहले मैं ये अर्ज करूं, जो डीएसपी था वो इस समाज का हिस्सा था, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, डीएसपी था। अगर फौजी भी होता हमारा दिल तो भी धड़कता उसके लिए। हम लाशों पे खुश नहीं होते, बी श्योर फॉर दैट। हमारा सिर्फ इतना मुद्दा है, अगर पॉलिटिकल इशू ना होता शायद इस मारदार में ना फंसते। ये कहने के बाद जो मीरवाइज की आपने बात की, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे, हर एक को ताज़ियत करने का हक है, कंडेम करने का हक है। जो सुमित पात्रा जी ने कहा, मैं उनकी बात से इत्फाक करता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए जो पुलिस की लापरवाही है, एक डीएसपी कैसे अकेला जा सकता है रात के 12 बजे सबसे वोलाटाइल इलाके में? उसके सिक्योरिटी गार्ड कहां थे? कम से कम 10-15 गार्ड यहां एक डीएसपी के साथ हुआ करते हैं। तो उस लापरवाही की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मीरवाइज साहब की आपने बात की, इंजीनियर रशीद मैम प्लीज ये शर्मनाक दलील है सर। मैम एक मिनट, आप खुद से नजरें कैसे मिलाते हैं? मैम एक मिनट, आप जैसे लोग इन्हें बरगलाए हुए पत्थरबाज कहते हैं। बात सुनिए, मैं जा रहा हूँ। आप कैसे खुद से नजरें मिलाते हैं? करने दीजिए आप।
कैसे खुद से नजरें मिलाते आप हैं? बात तो सुनिए ना। आप हर दिन सर आप बात तो सुनिए, मेरी बात क्वेश्चन तो करने दीजिए, इतना तो हक दीजिए। मेहरबानी करके आप बात ये तो समझिए, ना। हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए न सुमित पात्रा का कोई आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप बरगलाए हुए युवा कहते हैं हमारे घर पूछती है, देखिए आज परिस्थिति क्या हो गया। ड्रामा करती हो, बात सुनिए। आप सुनिए, वो आपने उमर फयाज को भी ऐसे मरवाया, कोई सिक्योरिटी उसके साथ नहीं थी। इस डीएसपी के साथ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? ये डीएसपी बेचारा वर्दी के बगैर क्यों था? कौन मार रहा है उन्हें? बकवास कर रही है फजूल में, देखिए अपनी भाषा बातें कर रही हो वहां पे बैठ के, और यहाँ लड़ो ना पत्रबाजू से। मेरी बात सुनिए एक मिनट। जी नहीं, शबनम जी ने जो बात की, शबनम जी से आप उनको ग्लोरीफाई करते हैं, अंजना जी प्लीज, अंजना जी प्लीज, इंजीनियर राशिद, पहले अपनी भाषा पर संयम रखें। आप इसी देश के जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बैठते हैं, आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और आप अपनी हिमाकत देखिए कि जब आपसे सवाल पूछा जाता है आप इधर उधर जाते हैं। आप ही ने टीवी पर बैठकर डिफेंड किया है, हमेशा पक्ष लिया है पत्थरबाजों का। आज जब ये परिस्थिति आई है तब आप ये कह रहे हैं। आपको मजा आ रहा है हमारे मरने में। बात सुनिए ना, बात सुनिए। आप ही लोग उकसाते हैं, प्लीज मैम बात सुनिए, आप ही इसको भारत वर्सेस कश्मीर बनाते हैं। आप जैसे लोग मत कीजिए ये गुनाह, खुद से नजरें नहीं मिला पाइए। बात सुनिए मैम प्लीज, ऐसा नहीं है, प्लीज बात सुनिए, बात सुनिए प्लीज मैम, प्लीज। शबनम जी ने जो बात की, इन्होंने जो अपने वालिद साहब की बात की, प्लीज कहने देंगी कुछ आप? शबनम जी ने कहा कि उनके वालिद मोहतरम को इसी तरह मारा गया, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इनका हक बनता है। लेकिन मैं इनसे अदब से पूछूंगा, इनका भाई जो है वो 3 साल से कैबिनेट मिनिस्टर है, जब वो अपने बाप के कातलों को 3 साल पकड़ नहीं सका, वो हमारा क्या भला करेगा? ये किसको बातें सुना रहे हैं? हमारा सिर्फ इतना पॉइंट है कि जो सिक्योरिटी लैब्स ने जिन लोगों ने किया, आप उनको पकड़ लीजिए, बिल्कुल हर एक के लिए इंसाफ होना चाहिए। खुदा के वास्ते बात सुनिए, जिन लोगों ने किया उनको पकड़ लीजिए। मेरे बंदूक नहीं है, किस पार्टी में है ये आपका मुद्दा है, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। इसको आप जोड़ रहे हैं इस लिंचिंग से, भीड़ के उन्माद से और भीड़ के पागलपन से। मेरी बात सुनिए, आप शबनम लोन के भाई के राजनीतिक स्टेटस को साहब को शहीद किया गया। मैं ये कहता हूं, उनके बेटे जो हैं सजाद साहब, वो 3 साल से कैबिनेट में हैं। कहते तो हम मोदी जी को बड़ा भाई, लेकिन वो अपने बाप के कातिल को भी नहीं निकाल सके। अब मीर वाइज का बीच में क्या कसूर? वो मस्जिद में अंदर था, बाहर क्या और उसको क्या पता? उसके वालिद साहब को भी मार दिया किसी ने। यहाँ पता नहीं चलता। जो मनोहर पारिकर ने कहा कि हम यहाँ पर लोहा लोहे के साथ है, हमें साजिशें नजर आ रही हैं कि जो दिल्ली सरकार है वहां से प्रोपेगेंडा करके कभी उमर फयाज को मरवा रही है और कभी यूं पंडित को मारा जा रहा है। हम मारदार से तंग आ चुके हैं, हमारे ताजियत करने से कुछ होगा? प्रियंका चतुर्वेदी जी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, क्या समझे हम? मारा गया या कहीं सिक्योरिटी लैब था। इसमें समझने की क्या बात है? बहुत ही जो बात हुई है, जो हादसा हुआ है, उसमें आज हम हमेशा, आज हम जब भी कश्मीर की बात करते हैं, हम साथ में कश्मीरियत की बात करते हैं। जो हादसा हुआ है, जो रशीद साहब, हम बोल सकते हैं? बोलिए प्रियंका जी। अच्छा रशीद साहब, हम बोल सकते हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, हम जब भी कश्मीर की बात करते हैं, हमने हमेशा कश्मीरियत की बात की है, पर जो कल हादसा हुआ है वो दरिंदगी भरा, इंसानियत से हटकर हादसा हुआ है, और हम सभी उस हादसे की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। पर दुख इस बात का होता है जब इस पे राजनीतिकरण की जा रही है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, वो किसी के भाई को याद कर रहे हैं, किसी को बहन की याद कर रहे हैं, जबकि उनके खुद के भाई, शबनम जी के भाई खुद उनके कैबिनेट में हैं। ये बात अलग है। आज मिरवाइज जी को अपील करने का समय नहीं रह गया है। मैं मोहतरमा को बोलूंगी, अपील करने का समय नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज उनके वहां पे जहां मस्जिद में वो बात कर रहे थे, वहां पे इस तरीके का हादसा हुआ है। उनको कश्मीर पुलिस के पास जाना चाहिए, उनको हर तरीके से कोऑपरेट